दोस्तों, यदि आपकी संपत्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है और आप चाह रहे हो उससे संपत्ति वापस लेना, क्योंकि उस व्यक्ति के पास कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन वो बिना किसी अधिकार के आपकी संपत्ति पर कब्जा करके रखता है। कागज आपके नाम है, जो संपत्ति की ओनरशिप है वो आपके नाम है, लेकिन दूसरा व्यक्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के, बिना वैधानिक अधिकार के आपकी संपत्ति पर कब्जा करता है या उससे बरत रहा है। संपत्ति आपकी है, लेकिन मजे वो व्यक्ति ले रहा है। तो आप चाह रहे हैं उस व्यक्ति से संपत्ति को वापस लेना, आप चाह रहे हैं उसे संपत्ति से बेदखल करना जो संपत्ति आपकी है। तो कैसे ऐसा किया जा सकता है? वहीं आपके मन में प्रश्न होता है कि हम बिना कोर्ट कचहरी में जाए अपनी संपत्ति को वापस लेना चाहते हैं, यानी हमें वकीलों को लाखों रुपए देने की आवश्यकता ना पड़े, हमें सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना घूमना पड़े और हमारी संपत्ति हमें बहुत ही जल्द वापस मिल जाए। तो आज का वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अवैध कब्जे के मामले में आप पुलिस की मदद किस तरीके से ले सकते हैं और पुलिस बहुत ही जल्द उस व्यक्ति को आपकी संपत्ति से बेदखल कर देगी और आपकी संपत्ति आपको सौंप देगी कि ये आपकी संपत्ति है, अब आप इसे बरतिए। लेकिन ऐसा कैसे होगा? इसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया क्या होती है? बहुत ही जल्द अपनी संपत्ति को वापस लेने का कौन सा तरीका है? सालों तक बिना कोर्ट में जाए अपनी मेहनत का पैसा बचा करके आप किस तरीके से अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल अश्मित हरमन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं अश्मित हरमन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप मुफ्त में किसी भी कानूनी मुद्दे पर सलाह लेना चाहते हैं, कोई आपकी कानूनी समस्या है और आप चाह रहे हैं निःशुल्क उसका समाधान लेना, तो आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी कानूनी समस्या का व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या हो उसे विस्तार से लिख करके भेजिए, मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर आपको दिया जाए। दोस्तों, हम बात करते हैं किस तरीके से हम अवैध कब्जादारी को सबक सिखाने के लिए पुलिस की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले ये बात आती है कि अवैध कब्जा क्या होता है। यदि आप उसे हटवाना चाहते हैं तो पहले आपको पता होना जरूरी है कि अवैध कब्जा किसे कहा जाता है, इसकी असलियत क्या होती है। दोस्तों, अवैध कब्जा कहते हैं बिना किसी अनुमति के दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में प्रवेश करना। यदि कोई भी व्यक्ति आपकी अनुमति के बगैर, आपकी परमिशन के बिना आपकी संपत्ति में एंटर करता है, उसमें प्रवेश करता है, उसका प्रयोग करता है, उसमें किसी भी प्रकार की गतिविधि करता है जिसकी इजाज़त आपसे नहीं ली जाती, तो ऐसे जो कब्जा है उसको अवैध कहा जाएगा और ऐसे एंटर को अपराध माना जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो वो गंभीर अपराध होता है, जिसे अवैध कब्जा कहा जाता है। नए कानून के मुताबिक जो 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हुआ, BNS के तहत ये दंडनीय अपराध है यदि कोई भी व्यक्ति किसी की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। तो यदि जब भी अवैध कब्जा किया जाता है तो ये अपराध हो जाता है। और आपको पता होगा, पुलिस एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा सरकारी निकाय है जो अपराध को रोकने के लिए काम करता है। अपराधियों को दंडित कराने के लिए, अपराधियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पुलिस कार्य करती है और अपने एरिया में न्याय व्यवस्था बना करके रखती है, कानून व्यवस्था बना कर रखती है। तो यदि आपकी संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने कब्जा किया है तो ये अपराध हुआ, और जहां पर भी अपराध होगा वहां पर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। अब आपने जान लिया अवैध कब्जा क्या होता है। अब आप ये जानिए कि क्या आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं या पुलिस की मदद ली जा सकती है अवैध कब्जे को हटवाने के लिए। तो बिल्कुल ले सकते हैं, आप पुलिस की मदद बिल्कुल ले सकेंगे यदि दूसरे व्यक्ति ने अवैध रूप से आपकी संपत्ति पर कब्जा किया है, क्योंकि ये जो गतिविधियां है वे इलीगल है, ये गैर कानूनी है। आप बिना अनुमति के यदि किसी की संपत्ति पर कब्जा करते हैं, तो अब सवाल उठता है कि कैसे ले पुलिस की मदद, पुलिस की सहायता किस किस तरीके से ली जा सकती है। तो जब भी आप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की सहायता लेना चाहते हैं, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, SSP साहब हो, DM साहब हो, यदि आप किसी भी अधिकारी की मदद लेना चाहेंगे तो उसके लिए आप मौखिक रूप से मदद नहीं ले सकते, आपको दस्तावेज को दिखाना होगा, आपको अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, आपको ये बताना होगा कि संपत्ति मेरी है। तो सबसे पहले जो आपको कार्य करना है वो है अपने दस्तावेजों को इकट्ठा करना। आपके जो भी कागजात संपत्ति से रिलेटेड हो, जो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किन किन की जरूरत पड़ेगी, आपको उन्हें इकट्ठा करके रखना होगा। उन्हें तैयार करके रखिए ताकि आप किसी भी अधिकारी के सामने उन्हें दिखा सके, उन्हें पेश कर सके। अब बात करते हैं कौन कौन से दस्तावेज होते हैं जिनके बिना पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके मुताबिक आप ये कह सकते हैं कि संपत्ति मेरी है। तो सबसे पहले आपके मालिकाना हक के दस्तावेज, जिनसे ये साबित होता हो कि वो संपत्ति आपकी है, जो इस बात का प्रमाण देते हो कि संपत्ति की ओनरशिप आपकी है, आपके पास उस संपत्ति का मालिकाना हक है।
इसके लिए आप बैनामा दिखा सकते हैं। यदि आपने वो संपत्ति खरीद रखी है तो आपके पास रजिस्ट्री होगी, आप वो दिखा सकते हैं। दूसरा, यदि आपके किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने आपके नाम वसीयत की है तो आप वसीयत दिखा सकते हैं, बशर्ते कि वो वसीयत वैध रूप से बनाई गई हो। इसी के साथ यदि वो विरासत में आपको मिली है तो आप अपनी खतौनी दिखा सकते हैं। तो ये कुछ प्रमाण होते हैं जिनसे ये साबित होता है कि संपत्ति पर मालिकाना हक आपका है। तो मालिकाना हक के दस्तावेज आपको दिखाने होंगे यदि आप चाह रहे हैं पुलिस की मदद लेना। दूसरे दस्तावेज की यदि हम बात करूं तो होता है कब्जे का प्रमाण। आपको ये दिखाना होगा कि संपत्ति पर पूर्व में मेरा कब्जा था। आपको ये बताना होगा कि संपत्ति को मैं इतने सालों से बरत रहा हूं, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी कानूनी अधिकार के न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करके मेरी संपत्ति पर कब्जा किया है। आपको ये बताना होगा। आपको ये बताना होगा कि संपत्ति मेरे कब्जे में थी, मेरे स्वामित्व में थी, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने इलीगल तरीके से इस पर कब्जा किया है। तीसरे यदि दस्तावेज की बात करूं तो वो होता है टैक्स रिसिप्ट। यदि आपका घर है तो उसकी हाउस टैक्स की रसीद होती है, बिजली का बिल होता है। ये चीजें आप दिखा सकते हैं जिनसे साबित हो कि संपत्ति आपकी है। चौथे दस्तावेज की यदि हम बात करूं तो वो होता है गवाह। यदि आपके आसपास के 2 या 3 व्यक्ति या 3 से अधिक व्यक्ति हो जो इस बात को प्रमाणित करते हो कि संपत्ति आपकी है, जो इस बात की गवाही दे सके कि ये संपत्ति आपकी है और आप इतने सालों से इस पर काबिज थे, जो ये बात बता सकते हो कि संपत्ति का मालिकाना हक आपके पास है और हम इस बात की पुष्टि करते हैं, तो ऐसे गवाहों की बात का आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तो दस्तावेजों के साथ आपको गवाह भी देने होंगे ताकि आपकी बात पर मजबूत तरीके से विश्वास हो सके और पुलिस वाला या कोई भी संबंधित अधिकारी इस बात को समझ सके कि ये संपत्ति आपकी है। तो ऐसे में आप गवाह भी वहां पर पेश करा सकते हैं जो इस बात को बताए। पांचवी यदि मैं बात करूं तो होता है फोटोग्राफ या वीडियो, जिनसे ये पता चले कि संपत्ति आपके कब्जे में थी, जिनसे ये पता चले कि अवैध कब्जाधारी ने बिना किसी कानूनी अधिकार के, बिना अनुमति के आपकी संपत्ति पर कब्जा किया है। तो इससे रिलेटेड जो भी फोटोग्राफ आपके पास हो, जो भी वीडियो आपके पास हो, वो भी आपको दिखानी चाहिए ताकि ये साबित हो सके, ये प्रमाणित हो सके कि वो संपत्ति आपकी है। तो ये पांचों दस्तावेज होते हैं जिनको आपको तैयार करके रखना होगा। ये पांचों बातें जो मैंने आपको भी बताई, ये आपको ध्यान रखनी है यदि आप पुलिस की मदद लेना चाहते हैं। अब आते हैं अगले स्टेप पर। सबसे पहले आपने जान लिया कि अवैध कब्जा क्या होता है। दूसरा, आपने जाना कि आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। तीसरा, आपने जाना कि आप दस्तावेजों को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब हम चौथी बात जानेंगे, दस्तावेज तैयार करने के बाद क्या करें। आपने सारे दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। अब आपको क्या करना होगा, अपने दस्तावेजों को लेकर के आप किसी नजदीकी वकील के पास जाइए जो उस मामले में बेहतर तरीके से आपके मामले को समझ सके। तो आप ऐसे वकील से मिल सकते हैं, उसे अपने सारे के सारे दस्तावेज दिखाइए और उसके बाद आपके मामले में एक प्रार्थना पत्र तैयार किया जाएगा। जब उस प्रार्थना पत्र को लिखने की कार्रवाई होती है तो सबसे पहले आपका नाम व पूरा पता लिखा जाता है। उसके बाद संपत्ति का विवरण आता है, आपकी संपत्ति किस जगह पर स्थित है, उसका प्लॉट नंबर या खसरा नंबर क्या है, वो किसी गांव में स्थित है या कोई शहरी एरिया है, इस बात की जानकारी होती है। उसके बाद तहसील का, जिले का विवरण होता है। उसके बाद उस अवैध कब्जाधारी के बारे में बताया जाता है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ का निवासी है और किस तरीके से उसने आपकी संपत्ति पर कब्जा किया है। और इसी के साथ जो मैंने आपको 5 चीजें पहले बताई थी वो इस प्रार्थना पत्र के साथ लगानी होती है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप दस्तावेजों को तैयार रखिए। जब आप लिखित रूप में अपना प्रार्थना पत्र तैयार कराते हैं, उसके साथ कुछ दस्तावेज जो आपको पहले बताए गए हैं ये आप इसके साथ लगाते हैं। उस प्रार्थना पत्र में ये भी लिखा जाता है कि संपत्ति पर जो मालिकाना हक है वो हमारा है और दूसरे व्यक्ति ने इलीगल गतिविधियां करके, गैर कानूनी तरीके से, न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करके हमारी संपत्ति पर कब्जा किया है। ये बातें आप उसमें बताते हैं। जब आपका प्रार्थना पत्र तैयार हो जाता है तो अब अगला स्टेप आता है कि उस प्रार्थना पत्र को आपको किस किस जगह पर देना है, किस किस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले आपके नजदीकी जो थाना हो, जो उसका थाना अध्यक्ष होता है, उसके पास आपको प्रार्थना पत्र देना होगा। अब आप सोचेंगे कि वो तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता, तो अभी फिलहाल आप उसके पास प्रार्थना पत्र दीजिए। अगर आप इसे देते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। उल्टा भविष्य में यदि आपको कोर्ट में जाने की आवश्यकता पड़ी तो ये आपके काम आएगा। आपको प्रार्थना पत्र देने से कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये प्रार्थना पत्र आपको नजदीकी थाने में दे देना है। उसके बाद यदि थानाध्यक्ष के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, या ज्यादातर मामलों में होता है कि वो दूसरी पार्टी से मिल जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर आप एसएसपी ऑफिस में जाकर के प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। एसएसपी साहब से आप व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, उन्हें अपनी सारी समस्या बता सकते हैं। उसके बाद उस थानाध्यक्ष को जिसने आपकी संपत्ति के विवाद में कार्यवाही करने से मना कर दिया है उसको आदेश करा सकते हैं। इसी के साथ आप ये जो प्रार्थना पत्र है ये सीएम पोर्टल पर दाखिल कर सकते हैं
प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री के पास अपना प्रार्थना पत्र भेजने के लिए ऑनलाइन सुविधा का उपयोग किया जाता है। आप ऑनलाइन माध्यम से सीएम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद संबंधित अधिकारी को आदेश दिया जाता है। इस पर प्रार्थना पत्र दाखिल करने का आपको ये भी लाभ होता है कि आपको उसका स्टेटस चेक करने की सुविधा मिलती है। आपको पता होता है कि वर्तमान में आपका प्रार्थना पत्र किस अधिकारी के पास है। आपको ये भी पता होता है जब उसका निस्तारण कर दिया जाएगा तो उसमें अधिकारियों के द्वारा क्या रिपोर्ट लगाई गई है। ये आपकी सारी सुविधा की चीजें हैं, आप इनका लाभ लीजिए यदि आप संपत्ति से अवैध कब्जा हटवाना चाहते हैं। इनसे आपको कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ आप ये डाक के माध्यम से भेजिए। जब आप बाय पोस्ट या डाक के माध्यम से संबंधित अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र भेजते हैं तो उसके बाद आपके पास एक रिसिप्ट होती है, आपके पास एक रसीद होती है जो इस बात का प्रमाण होती है कि आपने पहले भी इसके लिए शिकायत दर्ज कराई है। आप कितने समय से अवैध कब्जाधारी के खिलाफ है, आप कब से चाह रहे हैं कि आपकी संपत्ति कब्जे से मुक्त हो। तो ये जो रसीदें हैं आप इनको संभाल करके रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब आपने शिकायत भी दर्ज करा दी, आपने सारे दस्तावेज भी संलग्न कर दिए, आपने सारी बातें भी बता दी, आपकी दिक्कतें क्या है, आपका मालिकाना हक क्या है, आपकी संपत्ति के दस्तावेज आपने प्रस्तुत कर दिए, आपने गवाही भी दिलवा दी। अब क्या होगा, जब आप शिकायत दर्ज करा देते हैं उसके बाद मौके का या स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। मौके का मायना किया जाता है कि वास्तविकता में संपत्ति किस व्यक्ति की है। स्थलीय लोगों से पूछताछ की जाती है या आपके दस्तावेजों का जो प्रमाणीकरण है वो किया जाता है, उनकी सत्यता की जांच की जाती है। इसी के साथ जब मौके पर पुलिस आती है तो आपको क्या कार्य करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपको धैर्य बनाए रखना है, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि संपत्ति आपकी है तो उस पर आपको कब्जा मिलकर रहेगा। यदि पुलिस वाला कुछ नहीं करता तो संबंधित अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। यदि वहां भी कुछ नहीं होता तो अंतिम ऑप्शन कोर्ट का होता है। लेकिन आपको इस बात से निश्चित रहना है कि आपकी संपत्ति आपको मिलेगी या नहीं। ये बिल्कुल तय है कि आपकी संपत्ति आपको बिल्कुल वापस मिलेगी यदि आप सही तरीके से कार्रवाई कराते हैं। इसी के साथ आपको दूसरा कार्य ये करना है, जब भी स्थलीय निरीक्षण हो या मौके का मुआयना पुलिस के द्वारा किया जाए तो आपको कभी भी झगड़ा नहीं करना या दूसरी पार्टी से मारपीट नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि आप भी कानून का उल्लंघन करते हैं। जो जांच मौके पर की जा रही है आपको उसमें सहयोग देना है। यदि कोई पुलिस वाला आपसे पूछताछ कर रहा है तो आपको उसके बारे में बताना है, लेकिन आपको मारपीट या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अपने केवल दस्तावेजों के आधार पर बात करनी है और पुलिस वालों को अपने दस्तावेजों की सत्यता के बारे में बताना है। इसी के साथ मौके का आपको मुआयना कराना है, आपको बताना है आपकी संपत्ति किस जगह पर स्थित है। और चौथा कार्य, आपको अवैध गतिविधियों का विवरण अपने पास रखना है। यदि इलीगल तरीके से कोई भी गतिविधि की जा रही है और पुलिस वाला यदि दूसरी पार्टी के साथ मिलकर के गलत रिपोर्ट लगा करके भेजता है तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। ये सारी बातें आपको काम आती है। अब क्या होगा, जब मौके की जांच भी हो गई है तो इसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब देखिए, लास्ट ऑप्शन जो पुलिस के द्वारा किया जाता है वो होता है, यदि कब्जा अवैध है और ये प्रमाण हो गया है, ये प्रमाणित किया जा चुका है कि वो कब्जा अवैध है और कब्जाधारी के पास कोई भी दस्तावेज नहीं है जो वो प्रस्तुत कर सके, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसे चेतावनी दी जाती है कि वो कब्जे को खाली कर दे और उसे पुलिस की बात माननी होती है। और ज्यादातर मामलों में होता है कि अवैध कब्जाधारी कब्जा खाली कर देता है यदि पुलिस के द्वारा उसे कहा जाता है। दूसरी स्थिति में हो सकता है यदि वो कब्जे को खाली ना करे और इस बात का भी कोई प्रमाण ना दे कि वो संपत्ति किस तरीके से उसके पास आई है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। जो प्राथमिकी है वो दर्ज कर ली जाती है, उसके बाद उस व्यक्ति पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। यदि आप पुलिस की मदद से अवैध कब्जादारी को सबक सिखाने के लिए कोई कदम उठाना चाहते हैं तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, किस तरीके से आप क्या क्या कर सकते हैं। तीसरा इसमें और होता है, यदि वो दस्तावेज दिखा देता है, वो कह देता है कि संपत्ति मेरी है और पुलिस इस बात का जो निस्तारण है वो नहीं कर पाती कि वास्तविकता में संपत्ति किस व्यक्ति की है, तो फिर वो उसे न्यायालय से संबंधित बता करके उसकी जो आख्या है वो प्रेषित कर देती है। पुलिस ये बता देती है कि मौके पर जो अवैध कब्जाधारी है उसके द्वारा दस्तावेज दिखाए गए और ये व्यक्ति भी कह रहा है कि संपत्ति मेरी है, दूसरा व्यक्ति भी कह रहा है संपत्ति मेरी है, तो इस बात का जो निस्तारण है वो न्यायालय से होना संभव है। इसीलिए जो आपका केस है वो न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया जाता है या आपको सूचित कर दिया जाता है कि आप न्यायालय में वाद योजित कर सकते हैं। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती है यदि आप पुलिस की मदद लेना चाहते हैं। यदि यहाँ से आपका समाधान नहीं होता और अवैध कब्जाधारी कोई दस्तावेज नहीं दिखाता तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन यदि पुलिस ने आपको कह दिया है कि आप न्यायालय में जाइए तो फिर आपको एक वकील करना होगा और आप कोर्ट में अपना मामला डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पहले कोर्ट से आदेश लेना होगा और वो आदेश जब पुलिस के पास आएगा उसके बाद इस अवैध कब्जाधारी को बलपूर्वक यहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन आपको धैर्य बरतना होगा, आपको कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, केवल अपने दस्तावेजों के आधार पर बात करनी है।
तथ्यों के बारे में बात करनी है और ये ध्यान रहे कि न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन ना हो जो आपके पक्ष को कमजोर करे। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे किस तरीके से पुलिस की मदद अवैध कब्जे के मामले में ली जा सकती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ अपने मामले पर निःशुल्क या मुफ्त में कानूनी सलाह लेने के लिए या जनरल गाइडेंस लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने लीगल प्रॉब्लम का व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि आपको उत्तर दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।